नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के द्वितीय सोपान का जो भाग संधि विचार है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। यह संधि विचार द्वितीय सोपान का जो संधि विचार है, आज वो पहली कक्षा है। इस कक्षा में हम संधि का व्युत्पत्ति, संधि का अर्थ, संधि का परिभाषा, इसके साथ साथ भेद प्रभेद पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप सरलतापूर्वक अपने को समझ लें, क्योंकि संधि से ही सबसे अधिक क्वेश्चन किए जाते हैं और स्वाभाविकतः बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो हम आज आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को स्पष्ट करेंगे, कहाँ पर क्या होना है, और आप अपने पास एक कॉपी कलम रख लें, जिससे कि एक नोट्स बनाते चलें और आप याद करते चलें। एक भी पॉइंट मित्रों से छूटना नहीं चाहिए। जो भी परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका आपके मूल ग्रंथ में रखा गया है, आपके पाठ्यक्रम में है। इससे अधिक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो आप जो व्याकरण का जो बेस है वो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपने को आप अध्ययन करें, जिससे कि व्याकरण आपका ठोस हो। क्योंकि सभी बच्चों 95% बच्चों का व्याकरण ही कमजोर होता है। इसलिए हमने सबसे पहले व्याकरण भी फोकस किया कि आप व्याकरण को पॉइंट टू पॉइंट संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को आप समझते हुए आगे बढ़ें। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते डूब जाएंगे। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि आप मेरे द्वारा अन्य कक्षाएं भी आपको सरलता से प्राप्त हो सकें। क्योंकि स्वभाव होता है कि देखते देखते क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए, पहले हम लोग संधि की व्युत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होकर के संधि शब्द सिद्ध होता है। यहाँ पर आप देखें, संधि की व्युत्पत्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर जो संधि शब्द है, संधि शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और की प्रत्यय है। ये की प्रत्यय जो है किस सूत्र से होता, कभी कभी पूछा संधि शब्द में किस सूत्र से की प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर जान लें कि उपसर्गो घोकी, देखें आप रेड कलर का लिखा हुआ है, उपसर्गो घोकी से प्रत्यय की प्रत्यय हुआ है। की प्रत्यय आप लोप होने के बाद यहाँ पर लसक तद्धिते से लोप हो जाता है। लोप होने के बाद ई बचता है और वहाँ पर संधि शब्द बन जाता है। यहाँ पर उपसर्गो घोकी, जहाँ पर की प्रत्यय लगता है वह शब्द पुल्लिंग होता है। लोग कभी कभी क्वेश्चन कर लेते हैं कि संधि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसक है। तो आप यदि कोई भ्रम करता है तो आप गलत मानने का प्रयास न करें। जहाँ उपसर्गो घोकी सूत्र से की प्रत्यय लगा हुआ है, जहाँ उपाधि, जलधि, इन शब्दों में जहां पर भी की प्रत्यय लगा है वह पुल्लिंग शब्द होगा। इसी प्रकार संधि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। संधि शब्द का जो अर्थ है वो मेल, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में मेल या जोड़ दिया गया है। संधि शब्द का यदि अर्थ पूछता है तो संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़ है। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के आसपास सटे होने चाहिए। यह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की शैली है। यह लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि की शैली नहीं है। लघु सिद्धांत और आपका लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी की शैली नहीं है। यहाँ पर आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के शैली के आधार पर आपको बताना है। तो देखें, संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के आसपास होने चाहिए। यहाँ का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में बाबू सूचना कर रहे हैं कि दोनों वर्ण एक दूसरे के आसपास, पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों आसपास होना चाहिए, सटे होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होता है। यदि कोई दूर शब्द है तो दूरवर्ती, कभी यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि समीपवर्ती में संधि होता है कि दूरवर्ती में संधि होता है, कहाँ पे संधि होगा, कहाँ पे संधि नहीं होगा। तो समीपवर्ती में संधि होता है, कह रहे हैं कि आसपास सटे होने शब्दों में संधि होता है, किंतु दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होता है। तो यदि आप ये जान लें कि यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिकाकार ने खुद लिख रहे हैं कि दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं होता था, समीपवर्ती जो वर्ण होते हैं उसमें संधि होती है।
संधि की परिभाषा क्या है? संहिता के विषय में सभी यदि आप अवलोकन करेंगे तो ये मेरे द्वारा बनाया परिभाषा है। आप इंटरव्यू में, साक्षात्कार में ऐसे ही, आप प्राइमरी स्तर पे नहीं, आप इसी स्तर पे आप संधि का परिभाषा बताएं। क्या है? संहिता के विषय में परस्पर दो स्वरों, दो व्यंजनों तथा विसर्गों के संयोग रूपी सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संहिता एक, परस्पर संहिता हो गया, व्यंजन, स्वर, विसर्ग, संयोग, सार्थक वर्ण, 6 पॉइंट है इस परिभाषा में। आप जब तक 6 पॉइंट आपको नहीं रहेगा तब तक परिभाषा आपकी सही नहीं होगी, नहीं घटित होगी। इसी प्रकार से आप परिभाषा, संधि की परिभाषा को याद कर लें कि संहिता के विषय में परस्पर दो स्वरों, दो व्यंजनों तथा विसर्गों के संयोग रूपी सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, ये आप लिख सकते हैं। इन संधि के परिभाषा में संहिता, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संयोग तथा सार्थक वर्णों का प्रयोग किया गया है। ये संयोग क्या है? क्वेश्चन बनता है कि संयोग क्या है? तो संयोग किसे कहते हैं? हलोअंतरा संयोग, हलोअंतरा संयोग। यहाँ पर अवग्रह छूट गया, हलोअंतरा संयोग। तो हलोअंतरा के जो हल में जो अंतिम हल होगा उन हलों का संयोग, किसी का व्यंजन में, यदि व्यंजन का प्रवाह चल रहा है तो उसी में किसी का स्वर का व्यवधान ना हो, यदि स्वर स्वर चल रहा है तो किसी व्यंजन का व्यवधान ना हो। हलोअंतरा, हलों का यदि किसी व्यंजन का संयोग, यदि हल है, हल में किसी स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। संहिता का किसे कहते हैं? क्योंकि संहिता का विषय है, संहिता के विषय में सबसे पहले संधि में संहिता होना अनिवार्य है, क्योंकि संहिता का विषय होगा तभी संधि होगी। तो संहिता क्या है? करें संहिता परसन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों के समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। अत्यधिक वर्णों की अत्यधिक सामीप्यता को, किसी काल का व्यवधान न हो, अत्यंत वर्णों की जो सामीप्यता होती है उसे हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संहिता पर निकर्ष संहिता, संहिता के विषय में निम्नलिखित नियम हैं। जो संहिता है, संहिता के विषय में निम्नलिखित नियम है। क्या है? संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तुसा विवक्षाम पेक्षते। तो यहाँ पर संहितेक पदे नित्या, संहिता में संधि जो होती है नित्य होती है। किसमें? एक पद में, एक पद में, नित्या नित्य धातु और उपसर्ग में, माने एक पद में जो संधि होगी नित्य होगी, धातु और उपसर्ग में संधि नित्य होगी, समाज में संधि नित्य होगी, वाक्य तो विवक्षा अपेक्षते, किन वाक्य में जो संधि होगी वो कवि की विवक्षा पे, वक्ता की विवक्षा पे, करने वाले की इच्छा पर वाक्य में संधि होती है, नित्य नहीं होती। किन? एक पद, धातु और उपसर्ग में, समास में संधि नित्य, 3 स्थानों पर संधि नित्य होती है। जैसे देखें, इन स्थानों पर संधि कार्य अवश्य होती है। एक पद में, अर्थात पौ धन अक, पावक, एक पद हो गया, पावक, पौ धन अक, पावक में संधि नित्य होगी। उपसर्ग और धातु के में उदाहरण देखें होने पर नी प्लस अवसत, नेवसत, यहाँ पर यहाँ पर नी उपसर्ग हो गया, अवसत धातु हो गया, मिला करके नेवसत। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर इस स्थिति में संधि नित्य होती है। समास, समास में नित्य संधि जो होती नित्य होती है। जैसे कृष्णम, कृष्ण और अस्त्रम, कृष्णास्त्रम, यहाँ पर ऐसे अलग अलग नहीं कर, कृष्ण अस्त्रम नहीं कर सकते हैं, तो समास में भी संधि नित्य होती है। किंतु वाक्य में रामः गच्छति वनम अथवा रामो गच्छति वनम, वाक्य में संहिता विवक्षा के ऊपर होती है, वक्ता विवक्षा होती है, कवि की इच्छा पे होती है। यदि कवि करना चाहता है संधि तो कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। इसलिए देखिए, रामः गच्छति वनम बना सकते हैं, या रामो गच्छति, राम में संधि करके रामो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी इच्छा है, कवि की इच्छा पर है कि कवि कैसा चाहता है, यह संधि करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इस प्रकार से आप देखें, एक पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में संधि नित्य होती है, वाक्य में संधि नित्य नहीं होती है, वह वक्ता की इच्छा पर होता है, कवि की इच्छा पर होता है, विवक्षा पर होता है। इस प्रकार से यदि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि संधि कितने स्थानों पर नित्य होती है, कहाँ पर संधि नित्य नहीं होती है, कहाँ नित्य होती है, तो एक पद, उपसर्ग, धातु और समास में संधि नित्य होती है, वाक्य में कवि की इच्छा पर संधि होती है। विसंधि, संधि में दोष क्या होता है उसे हम विसंधि दोष कहते हैं।
तो पद में यदि संधि का अवसर हो और न किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, विसंधि दोष कहते हैं। जब हम कभी किसी पद्य का रचना करते हैं, उस पद्य में क्या होता है, संधि का अवसर आ रहा है, यदि संधि हो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में यदि हम संधि नहीं करते हैं तो वहां पर विसंधि दोष होता है। यह कब कि पद्य की रचना में, जब कभी किसी का रचना करता है, काव्य की रचना करता है, वहां पर उस स्थिति में क्या होता है कि कभी रचना भूल जाता है, जो चित्त संस्कार आदि दोष कहते हैं, व्याकरण आदि दोष कहते हैं। यदि वहां पर संधि हो रही है तो आपको संधि नित्य करना है, अथवा आपको विसंधि दोष हो जाएगी काव्य में। क्यों ऐसा क्यों? काव्यादर्श में भी कहा गया है कि न संहिता विवक्षामित्य संधानम पदेषु यद्वे संधिते निर्दिष्टम। एक काव्यादर्श में ऐसा कहा गया है कि यदि जहां पद्य में संधि हो रही हो तो वहां पर संधि कर देना चाहिए, अन्यथा काव्य में अच्युत आदि जो दोष होते हैं वो विसंधि दोष हो जाएंगे। संधि के कारण तीन परिवर्तन होता है। यदि संधि न हो तो क्या स्थिति बनती है, और होता है तो क्या स्थिति बनता है। तो संधि के कारण में तीन परिवर्तन होते हैं। अधिकतर जब भी आप देखेंगे तो उसमें तीन परिवर्तन, संधि की जब भी स्थिति बनेगी वहां पर तीन परिवर्तन होते हैं। पहला क्या परिवर्तन है, वह लोप है। प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का लोप हो जाना। यदि प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यदि दो आपस में शब्द मिल रहे हैं, यदि उसमें संधि होगी, या तो पहली स्थिति बनेगी कि उसमें प्रथम जो शब्द के प्रथम अक्षर का लोप हो जाएगा। जैसे रामा प्लस आय, तो आयाति, रामा प्लस आयाति, राम आयाति। देखिए यहाँ पर क्या है, रामा का विसर्ग क्या हो जाए, प्रथम अक्षर क्या हो गया, प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का लोप हो गया। दूसरा क्या, अथवा क्या बनेगा, यदि उसी स्थिति में द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर, द्वितीय शब्द है, उस द्वितीय शब्द का जो प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे दोषः अस्ति, दोषे अस्ति, तो यहाँ पर अ का क्या हो गया, लोप हो गया। दोषः अस्ति, दोषे अस्ति, ये द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का लोप होता है। जब भी संधि होती है उसमें ये लोप होने की स्थिति बनती है। पहला एक कारण है संधि परिवर्तन में, पहला कारण। दूसरा कारण है दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण का हो जाना। या दो स्थान हैं, दोनों के स्थान पर पूर्व और पर्ग दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण का हो जाना। जैसे रमा प्लस इस, रमेश, तो यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग हो गया, न यहाँ आ की मात्रा है न ई की मात्रा है, एक की मात्रा आ गई, तो दोनों के स्थान पर कोई एक नया वर्ण आ जाना। अथवा दो में से किसी एक के स्थान पे नया वर्ण दो हो, दोनों के स्थान पे एक नया वर्ण आ जाना। जैसे नी और अवसत, तो यहाँ पर न नी में यह है न अ में है, कि यहाँ पर एक क्या है, यह का वृद्धि हो गई। एक यहाँ पर दो में से एक, दोनों में से एक के स्थान पर एक नया वर्ण हो गया, क्या बन गया, वो नेवशत। जो तीसरा परिवर्तन है वह है क्या है, दो में से एक का द्वित्व हो जाना। दो आपको वर्ण दिख रहे हैं, दोनों वर्ण में से कहीं कहीं आप देखेंगे जब संधि का प्रकरण चलेगा तो संधि के प्रकरण में दो में से किसी एक का द्वित्व हो जाना, डबल हो जाना। जैसे एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन का न और अवसर का अ दोनों क्या हो गया, एक हो गया, द्वित्व हो गया, एक समान हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संधि के कारण में तीन परिवर्तन लगभग देखे जाते हैं, सामान्यतः तीन परिवर्तन देखे जाते हैं। संधि की परिभाषा के अनुसार अभी तो हम लोग देखे थे कि जो संधि का भेद प्रभेद करते जा रहे थे, यह जो संधि का भेद प्रभेद होने का जो कारण है वह क्या है, हमेशा एक नया नियम बनता है कि संधि के तीन भेद करेंगे, कि चार भेद करेंगे, कि पांच भेद करेंगे, कि छह भेद करेंगे। कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, किसमें, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में बाबूराम सक्सेना ने संधि के सिर्फ तीन भेद किए हैं। वो किसके आधार पे, परिभाषा के आधार पे। परिभाषा में क्या है, परिभाषा में तीन का ही बात कही गई है। एक स्वर संधि की बात कही गई, स्वर का, एक व्यंजन का, एक विसर्ग का। जब स्वर में तीन की बात कही गई है, इसके अन्यथा कोई भी आप भेद करेंगे वो भेद नहीं होगा, सिर्फ तीन ही भेद होंगे। संधि यदि कोई पूछे, यदि परीक्षा में पूछता है कि संस्कृत में या संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको सिर्फ तीन भेद मानना है। संस्कृत में आपको संधि के तीन भेद होते हैं संस्कृत के माध्यम से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन अनेक हो सकते हैं, किसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर वहां पर 3 ही भेद बताए गए हैं। इस प्रकार से आप वहां पर 3 ही भेद करेंगे। किसके आधार पे? परिभाषा के आधार पे। स्वर संधि किसे कहते हैं? बात आती है कि स्वर संधि किसे कहते हैं? तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में स्वर संधि की जो बात कही जा रही है वह परस्पर दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब परस्पर दो स्वर आपस में मिलते हैं, कब स्वर संधि होती है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जहां दो शब्द आपस में मिलते हैं, दोनों शब्द का प्रथम शब्द जो है, एक पूर्ववर्ती एक परवर्ती, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण राम में अ की मात्रा और वर्ण तथा द्वितीय वर्ण का जो दूसरा है, द्वितीय वर्ण का जो वर्ण है उसका प्रथम वर्ण, तो पूर्ववर्ती का अंतिम अक्षर और परवर्ती का प्रथम अक्षर, स्वर जब दोनों का स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या का आ और आलय का आ, विद्या का अंतिम वर्ण आ और आलय का पूर्व वाला आदि वाला जो आ है, जब दोनों स्वर आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि परस्पर किसे कहते हैं? कहते हैं परस्पर दो व्यंजनों के मेल को, जब परस्पर दो व्यंजन आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जहां दो में से पर स्वर हो, जहां दो में से पर स्वर हो और पूर्व व्यंजन हो, उस स्थिति में माने अर्थात जहां दो में से पर वाला स्वर हो और पूर्व वाला व्यंजन हो, पूर्व व्यंजन हो पर वाला स्वर हो, उस स्थिति में व्यंजन संधि होगी। अथवा जहां दोनों व्यंजन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जहां दोनों व्यंजन ही व्यंजन मिलेंगे वहां पर व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि कहाँ होगी? जो कहते हैं कि दो में से पूर्व वाला जो होगा व्यंजन होगा और पर वाला क्या होगा? स्वर होगा। जैसे वाक और इस, वागिस, वाक प्लस इस, वागिस, ऐसा होगा। वाक का व्यंजन हो गया और इस क्या हो गया? पूर्व वाला जो हो गया आपको वाक का व्यंजन है और पर वाला इस का ई स्वर है, यह व्यंजन संधि कहलाया। इसके बाद कहते हैं जब दोनों व्यंजन होगा, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर तद टीके कर लीजिए, तत् टीके, तत् और टीके दोनों, तद का त व्यंजन है और टीके का ट व्यंजन, तत् टीके बन जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं आप, चक्रिन डीयते लिख लिए, चक्रिन का न और डीयते का ड दोनों व्यंजन है। इस प्रकार से आप उदाहरण देख लें कि जहाँ पर एक व्यंजन संधि में दो स्थिति बनती है, पूर्व वाला आपका व्यंजन होगा, पर वाला स्वर होगा, दूसरी स्थिति बनेगी दोनों व्यंजन होंगे। ठीक। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि जहां विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आता है, जहां विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग संधि के बाद स्वर अथवा व्यंजन आता है उसे हम विसर्ग कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग हो, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो विसर्ग हो और द्वितीय का द्वितीय वर्ण का जो दो शब्द हो गए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय का पूर्व वाला स्वर अथवा व्यंजन हो, उस स्थिति में विसर्ग संधि होती है। द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता है, क्योंकि द्वितीय के विसर्ग में यहाँ पर एक शर्त रखा गया है कि मित्रों, यदि कभी आप जान लें कि जो द्वितीय वर्ण होगा, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर तो विसर्ग होगा, लेकिन द्वितीय जो पर वाला अक्षर होगा उसका किसी पूर्व में ऐसा स्थिति नहीं बनती, द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि विसर्ग में से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो विसर्ग से प्रारंभ हो रहा हो। इस प्रकार से अब देखेंगे तो विसर्ग संधि की एक ही विशेष स्थिति बनती है कि प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण वो क्या होगा? विसर्ग होगा और पर वाला दूसरे का प्रथम अक्षर वो स्वर अथवा व्यंजन होगा। इस स्थिति में विसर्ग संधि होगा। इस प्रकार से मित्रों हम आपको इस कक्षा में संधि की व्युत्पत्ति, संधि का अर्थ,
संधि की परिभाषा, भेद प्रभेद के एक एक बिंदु पर हमने आपसे चर्चा कर लिया है। आज इसको पढ़ने के बाद आप संधि में अच्छे से प्रवेश कर जाएंगे। फिर हम एक एक क्रम पे आपको इसके जो भेद प्रभेद हैं, फिर हम स्वर संधि के भेद पर चर्चा करेंगे, फिर व्यंजन संधि के विसर्ग पर चर्चा करेंगे, फिर विसर्ग संधि के भेद प्रभेद पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप मित्रों एक संशय आपको दूर कर देना चाहते हैं। कितने बच्चे पूछते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद हैं, किंतु आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में बाबूराय सक्सेना ने इसका कोई चर्चा नहीं किया है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद हैं। जिस क्रम से संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में लिखा गया है, मैं आपको क्रमशः पढ़ाते चलेंगे। आप यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जहाँ की आपके स्वर संधि के कितने भेद हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। आप जब क्लास करेंगे देखेंगे कि इसका कहीं वर्णन नहीं है। स्वर संधि, गुण संधि, आप देखेंगे यण संधि, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, ये सब आएंगे, किंतु यहाँ पर भेद की बात नहीं कही गई। ये सब संधियाँ पढ़ाई जाएंगी किंतु भेद की बात नहीं कहेंगे। इसके अपवाद भी आएंगे, इसमें कहीं भेद प्रभेद की नहीं बात है। इसलिए हमने आप उस कक्षा में जितने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में क्रमशः हम चलेंगे, वहाँ भेद और प्रभेद के बाद अपवाद जितने सूत्र हैं, अपवाद सूत्रों को लेकर के हम आगे चलेंगे। धन्यवाद मित्रों।